और अब वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबर पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने का। और अनुराग, इस वक्त जो सबसे ज्यादा खबर सुर्खियों में है वो है 11,000 करोड़ का घोटाला। बिल्कुल, और वो घोटाला सीधे सीधे हीरे कारोबारी से जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं पिनाज, एक के बाद एक लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं और खबरें हीरे के कारोबार से भी जुड़ी हैं। कहीं आपके पास जो हीरा है वो असली है या नकली तो नहीं, सवाल इसको लेकर भी है। बिल्कुल, और नीरव मोदी ने सिर्फ बैंक को ही धोखे में नहीं रखा, बल्कि आरोप ये लग रहे हैं कि उसने अपने ग्राहकों को भी धोखा दिया लैब में बने हीरे बेचकर। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट मेरे सहयोगी विशाल कालरा के साथ। शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और देखते हैं डायमंड किंग का डुप्लीकेट हीरा। चमकता हीरा, दमकता हीरा, जिसकी चकाचौंध हर किसी का मन मोह लेती है, जिसकी कीमत आज लाखों करोड़ों में आंकी जाती है। हीरा ऐसा बेशकीमती पत्थर है जो जमीन की गहराई में खोलते लावे के बीच कई हजार साल में तपकर तैयार होता है। लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि इस खूबसूरत रत्न को लैब में भी बनाया जा सकता है, जो हूबहू असली हीरे के समान चमकता है, जो पहली नजर में देखने से कहीं भी नहीं लगता कि यह लैब में बना हीरा है। यह हीरा जमीन से निकला भले ही नहीं हो, लेकिन इसकी कीमत भी लाखों में लगाई जाती है। लैब में बने हीरे की बात आज इसलिए हो रही है क्योंकि पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसने के बाद गीतांजलि जेम्स के शोरूम से जब्त हीरे शक के दायरे में है। शक है कि यह हीरे आर्टिफिशियल है, यानी लैब में बने हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल हीरे क्या होते हैं और इन्हें लैब में कैसे बनाया जा सकता है और किस तरह से लैब में बने हीरों की चमक से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था नीरव मोदी। तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। क्या नीरव मोदी और मेहुल चोकसी लैब में बने हुए हीरों को लाखों करोड़ों रुपए में बेच रहे थे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईडी ने गीतांजलि जेम्स के शोरूम में जो हीरे जब्त किए हैं वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, यानी कि लैब में बने हो सकते हैं। क्या है यह पूरा गड़बड़झाला, आइए देखते हैं। क्या लैब में बने हीरो की चमक से लोगों को धोखा दे रहा था नीरव मोदी? क्या लैब में बने हीरे बेचकर करोड़ों में खेल रहा था नीरव मोदी? क्या असली हीरो के नाम पर आर्टिफिशियल हीरे का कारोबार करता था नीरव मोदी? क्या चंद रुपयों के हीरो के बदले नीरव मोदी ने लोगों से लाखों करोड़ों रुपए वसूले? जैसे जैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर शिकंजा कस रहा है, ईडी, इनकम टैक्स विभाग और सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। हर दिन नया खुलासा हो रहा है और सामने आ रहा है नीरव मोदी के हीरा कारोबार के पीछे का काला खेल। नीरव मोदी का असली कारोबार अनकट हीरो को तराश कर लोगों के लिए गहने बनाना था। बताया जाता है कि जो गहने नीरव मोदी स्टोर में मिलते थे उनकी कीमत 5 लाख से 50 करोड़ तक होती थी। इन गहनों को बेशकीमती बनाते थे वो हीरे जो नीरव मोदी ब्रांड के नाम से बिकते थे। लेकिन शक है कि इन हीरों में भी नीरव मोदी हेराफेरी किया करता था। घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की तलाश जारी है। ईडी को शक है कि देश भर से गीतांजलि जेम्स के शोरूम से जो गहने जब्त हुए हैं उनमें जड़े हीरो की क्वालिटी खराब होने के साथ वे आर्टिफिशियल हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन हीरों को लैब में बनाया गया था। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के बाद लगातार डायमंड से जुड़े राज भी खुलते जा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है और इस सब के बीच जो ज्वेलरी प्रेमी है, डायमंड प्रेमी है, उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। आज नकली डायमंड तक की बात हो रही है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए लेबोरेटरी बन गई है, फैक्ट्री बन गई है, जो उसी तापमान पर जो ओरिजिनल हीरा बनता है उसी तापमान पर हीरे तैयार किए जाते हैं। और यहाँ वो फॉर्मूला गलत साबित हो रहा है जिसको हम वर्षों तक सुनते आ रहे थे। हमारे लोग कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी कर सकता है, लेकिन वो जो नकली हीरा आजकल बन रहा है उसकी परख जौहरी भी नहीं कर सकता। ईडी को शक है कि गीतांजलि ज्वेलर्स लैब में केमिकल से बनाए गए अमेरिकन डायमंड्स को सोने में जड़कर बेच रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सोने के साथ आर्टिफिशियल डायमंड को असली बताकर 20 से 30% ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था। नीरव मोदी की कंपनी की हीरा माइनिंग और कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनी
रियो टिंटो से साझेदारी है। बताया जाता है कि रियो टिंटो के हाई टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर में लैब मैन्युफैक्चर्ड हीरे बनाए जाते हैं। पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद ईडी ने पूरे देश में गीतांजलि ज्वेलर्स के 38 शोरूम में छापा मारा है। मंगलवार को भी मुंबई, पुणे, सूरत, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों में पर छापे मारे गए हैं। इस दौरान करोड़ों की ज्वेलरी जब्त की गई है। ईडी को हीरो के लैब में बने होने का शक होने पर देश भर से छापे में मिली ज्वेलरी मुंबई भेजी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बरामद गहनों का मुंबई में ईडी की तरफ से लैब टेस्ट कराया जा सकता है और इसकी असली कीमत का पता लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीएनबी घोटाले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे पूछताछ के आधार पर घोटाले के पूरे खेल को सामने लाने की कोशिश जारी है। टी न्यूज़ नेशन। तो आखिर लैब में बने हुए हीरे कैसे होते हैं, इन्हें किस तरह से बनाया जाता है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लैब में बना हीरा ठीक वैसा ही होता है जैसा जमीन से निकला हीरा नजर आता है। लैब में बने हीरे को नकली हीरा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल हीरा कहा जाता है। अब आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जो हीरा बरसों तक जमीन की हजारों फीट गहराई में खोलते लावे के बीच आकार लेता है, वो चंद घंटों की मेहनत के बाद लैब में कैसे बनाया जा सकता है। ये समझने के लिए लैब में हीरा बनाने की पूरी प्रक्रिया जानना जरूरी है। सभी जानते हैं कि हीरा कार्बन से बना होता है और प्रयोगशाला में हीरे 2 तरीके से बनाए जाते हैं, केमिकल वेपर डिपोजिशन तकनीक और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तकनीक। केमिकल वेपर डिपोजिशन विधि में लैब में रखी मशीनें प्रेशर कुकर की तरह काम करती है और तापमान बढ़ाती है। इस चैम्बर में एक प्राकृतिक छोटा हीरा रखा जाता है। ये ग्रोथ चैम्बर कार्बन से भरा होता है। फिर इन्हें एक रिएक्टर में लाया जाता है। इसके बाद इसमें मीथेन और हाइड्रोजन गैसें प्रवाहित की जाती है। इन गैसों का अनुपात 1:99 होता है और लगातार तापमान बढ़ाया जाता है। तापमान बढ़ने से चैम्बर में गैस कार्बन के साथ मिलकर जमा होने लगती है और इस चैम्बर में रखा प्राकृतिक हीरा आकार में बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एटम की थ्योरी पर आधारित होती है। इसके लिए अलग कुछ मशीन्स होती है जहाँ पर काफ़ी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से कार्बन बेस्ड गैसेस को कंप्रेस करके डायमंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जहाँ पे जैसे कि टर्म ही बताता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जहाँ पर हम कंडीशंस वो क्रिएट करते हैं जहाँ पे नेचुरल डायमंड ग्रो हुआ। दूसरा प्रोसेस होता है कार्बन वेपर डिपोजिशन, जहाँ पे कार्बन को गैस फॉर्म में हम क्रिस्टलाइज करते हैं। इस रिएक्टर का तापमान और दबाव ठीक वैसा ही रखा जाता है जैसा पृथ्वी के गर्भ का तापमान और दबाव होता है। माना जाता है कि 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50,000 एटमॉस्फेयर के दबाव में ग्रेफाइट हीरा बनने लगता है। ये माना जाता है कि सिंथेटिक या आम भाषा में अमेरिकन डायमंड बनाने में 82 घंटे का वक्त लगता है। इतने समय में हीरा का छोटा टुकड़ा कच्चा हीरा बन जाता है। इसे एसिड के घोल में डालकर अलग किया जाता है। ये तकनीक आज बहुत इस्तेमाल की जा रही है। होता ही नेचुरल डायमंड जब फॉर्म हो रहा है तो उसने लाखों साल लिए बनने के लिए, लेकिन फैक्ट्री में जब वही डायमंड बना तो वो कुछ घंटों में बना, कुछ हफ्तों में बना या कुछ महीनों में बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो ग्रोथ फीचर्स हैं उसके अंदर हमेशा ही फ़र्क रहेगा। लैब में बना हीरा भी असली हीरे जैसा ही होता है। असली हीरा और लैब में बने हीरे की चमक और बनावट देखकर दोनों में फ़र्क करना इतना आसान नहीं है। एक खास तरह के उपकरण की मदद से असली हीरे की पहचान होती है। दरअसल हीरो की पहचान कार्बन के आधार पर की जाती है, लेकिन मानव निर्मित हीरो में भी कार्बन की वही मात्रा इस्तेमाल की जा रही है जो प्राकृतिक हीरो में रहती है। इस वजह से दोनों में फर्क करना मुश्किल है। टी न्यूज़ नेशन। और अब आपको बताते हैं असली और नकली हीरे की पहचान कैसे की जा सकती है। आपके गहनों में लगा हीरा असली है या नकली? कैसे मालूम चलेगा कि आपको जिस कीमत पर हीरा बेचा जा रहा है इसकी इतनी कीमत है या नहीं? हीरे के असली या नकली होने की पहचान समझने के लिए हम जयपुर के जौहरी के पास पहुंचे। हीरे के 4 पैरामीटर्स होते हैं मेजरली। वो हुए कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। तो मैं आपको चारों पहलू के बारे में बताता हूँ जिससे आप हीरे के बारे में और अच्छा समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कट की बात करूँ तो कट तो उसका बेसिकली शेप हो गया कि वो राउंड है, स्क्वायर है,
हार्ट शेप, पेयर, आजकल बहुत तरह के कट आ रहे हैं। तो मेजरली जो मार्केट में अभी अवेलेबल है वो है राउंड और स्क्वायर। जो हीरा का कलर होता है मेनली उससे उसकी प्राइस डिफाइन होती है। तो कलर स्टार्ट होता है अपना, अगर आप चार्ट देखेंगे, डी कलर से, विच इज़ वेरी रेयर। DEF इज़ द फर्स्ट ग्रेड। ये रेयर होता है, ये इजीली लोग खरीदते नहीं है और बेचते नहीं, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और आपको इतना डिफरेंस भी पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट ग्रेड है GHI, जो राजस्थान में या नॉर्थ इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा ये ग्रेड चलती है। इसकी प्राइस भी ठीक आती है और इजीली ट्रेडेबल है ये, लेकिन होता हीरा ही है। नेक्स्ट हो गया इसकी क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब हो गया इसमें कितने पोरोसिटी है या फिलिंग है या गैप्स हैं या उसकी शुद्धता क्या है। और अब वो टेस्ट कैसे करते हैं, ये जैसे हम लोग लूप है, वो हालांकि एज अ कंज्यूमर इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो ये लूप हो गया, हम लोग व्यापारी हैं तो हम जानते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई ज्वेलरी आती है या हीरा आता है तो हम सबसे पहले तो इससे देखते हैं, और देखने का आकलन सिंपल कुछ नहीं, आंखों की समझ है। ये सेट लिया और लूप ला के देख लेते हैं उसमें, और ये 4 पैरामीटर्स ही हम देखते हैं। हीरे को इस लूप से देखेंगे तो कलर देखते हैं कि कौन सा कलर बैठ रहा है। तो मुझे लगा कि सब इसमें हो सकता है ऑफ वाइट बैठ रहा है, तो ऑफ वाइट मेरा ज़्यादातर HI कलर होता है। तो मेरे को पता चल गया, 100% कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये कि मोटा मोटा आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे उसके प्राइस या जेन्युइनिटी तय कर सकें। मैं चाहूँगा, जैसे अभी मैं इसको देख रहा हूँ, ये जो आपने एक ज्वेलरी डायमंड का रखा हुआ सेट है, ये अभी जैसे मुझे ये है, ये जो पीस है दिख रहा है, येलो दिख रहा है मुझे हल्का हल्का मेरी जो अभी आंखों से, लेकिन जब मैं इससे मशीन से देखूंगा तब क्या डिफरेंस आएगा इसमें? ये हीरा नहीं है, नीचे वाला जो है, ठीक है, ये हीरा नहीं है। हीरा कौन सा है इसमें? हीरा इसमें जो व्हाइट वाला आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे ये हीरा है, ये जो व्हाइट वाले हीरे हैं, ठीक है। अभी मुझे व्हाइट दिख रहा है, साफ है, ठीक है। लेकिन अगर इससे देखूंगा तो क्या अंतर आ जाएगा? आप इसमें देखेंगे, इससे देखेंगे तो आपको इसकी अंदर की जो क्लैरिटी है और इसके अंदर की जो कितनी चमक है वो इससे दिखेगी। वैसे अगर आप देखते हैं तो या तो बिल्कुल ब्राउन चीज़ होगी तो ब्राउन दिखेगी, या बिल्कुल वाइट चीज़ होगी तो वाइट दिखेगी। बीच का आपको एज अ लेमैन डायरेक्टली नहीं देखेगा जब तक आप इससे नहीं देखेंगे। ये मशीन है, इसको अगर हम हीरे पे लगाते हैं, ये देखिए इसमें एक छोटी सी, अगर आप देखेंगे देख सकते हैं इसमें निब है। तो ये निब जब आप डायमंड पे लगाएंगे तो इस पर लाइट आती है, और लाइट के लेवल के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये हीरा है या नहीं है। अगर लाइट ग्रीन हो जाती है तो ये हीरा होता है, लाइट ग्रीन नहीं होती मतलब ये हीरा नहीं है, कुछ और हो सकता है, वो पता नहीं बोलता ये। क्योंकि आर्टिफिशियल डायमंड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और इतने हाई लेवल के लैबोरेटरी क्रिएटेड डायमंड्स बन गए। आजकल ये मशीन भी सिंपल लेवल की मशीन फेल हो गई है उसको डिटरमाइन करने के लिए। देखिए बिल्कुल, जितनी चमकदार दुनिया हीरे की है, डायमंड की है, कहीं ना कहीं उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना और असली नकली का अंदाज़ा लगाना भी बड़ा टफ काम हम कह सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट नवेंद्र गोयल ने जो बताया उनसे कई बिंदु निकल कर आए, लेकिन एक बात बहुत साफ है कम से कम, कि कहते हैं भाई हीरे की परख जौहरी कर सकता है, मगर ये पैरामीटर अगर आप फॉलो करो तो आप भी कहीं ना कहीं हीरे की परख कर सकते हो। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। किस तरह से नीरव मोदी लैब में बने हीरे और कम कीमत के हीरों को करोड़ों में बेचकर वारे न्यारे कर रहा था और ग्राहकों को चूना लगा रहा था, अब यह धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने हीरों की ऐसी मायावी दुनिया बनाई थी जिसमें ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। आरोप है कि वो 2-3 हजार रुपए की कीमत वाले हीरे को 50 लाख रुपए में बेच देता था और उसके शिकार बनते थे हाई प्रोफाइल लोग। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल चौकसी ब्रांड के नाम पर ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगा रहा था। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स के पूर्व एमडी संतोष श्रीवास्तव ने किया है। संतोष श्रीवास्तव ने गीतांजलि ग्रुप में 2009 से 2013 तक काम किया। उनका दावा है कि इस दौरान उन्होंने कई बार संदिग्ध गतिविधियां देखी थी। 2013 के आसपास चीज़ें इतनी संदिग्ध लगने लगीं जब बैलेंस शीट कुछ दिखाई देती थी बट ऑन ग्राउंड पे कुछ होता था।
हालांकि मैं रिटेल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था, लेकिन मैं जाके मेहुल चोकसी को जब पूछता था कि सर ये क्या है, आप स्टॉक दिखा रहे हो 4000 करोड़ का, जबकि मुझे स्टॉक जो दिख रहा है सामने बेचने के लिए अवेलेबल है वो 100 करोड़ का है। सो उनका कहना होता था आप अपने काम से काम रखिए, इन सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। एंड ही हैड मल्टीपल कंपनीज, सो वी यूज्ड टू थिंक कि इनके किसी और कंपनी का स्टॉक होगा, बट ओवरऑल जिस तरह की बुक्स दिखाई जाती थी और जो ग्राउंड पर दिखाई देता था उसमें काफ़ी डिफरेंस रहता था। संतोष श्रीवास्तव के मुताबिक कंपनी का जोर फ्रेंचाइजी बिजनेस पर था। इसमें 10 रुपए के सामान की वैल्यू 500 रुपए दिखाकर बिल जनरेट किए जाते थे और करोड़ों की राशि फर्मों से ली जाती थी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई।